चाइनीज इकोनॉमी की लगी पड़ी है। अब ऐसा क्या हुआ जो चाइना 2019 में यूएस जैसी वर्ल्ड पावर को जीडीपी के मामले में 22.5 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ दूसरे नंबर पे ले आया था, वहां अचानक 2023 में इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आने लगा। और आने लगा इनकी जीडीपी की हालत इतनी कैसे खराब हो गई कि इनका जीडीपी टू डेट रेशो 250% का है, यानी कि जितनी इनकी जीडीपी है उससे 250% ज्यादा इन्होंने लोन ले रखा है। अब ये सब तो जो चाइना में होता रहे, हम इस वीडियो में ये जानेंगे लास्ट तक कि जो इन्होंने कुकर्म करे जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और अब ये इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन की तरफ जा रही है, क्राइसिस की तरफ जा रही है, लेकिन इसका इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा। अब चाइना जहां खड़ा है ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि चाइना में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कैसे हुई। तो करीब 50 साल पहले एक लंबे चले कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद जब चाइना की कमान आई डेंग शियाओपिंग के हाथ में, उस दिन के बाद से चाइना की हालत थोड़ी सुधरनी शुरू हुई। अब ये भाई साहब कौन थे? ये थे वहां के प्रेसिडेंट, सुप्रीम लीडर, जो भी आप इनको कह लो। कुल मिला के जैसे आज की डेट में जिनपिंग है, वैसे वहां पे उस समय पे डेंग शियाओपिंग थे। तो डिंग ने पावर में आने के बाद काफी फंडामेंटल रिफॉर्म्स इनिशिएट करे, इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, चाइनीज मार्केट को ग्लोबली एक्सपेंड किया, और इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को इनिशिएट करने की वजह से ही इज ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना। चाइना डेवलप होने लगा था, शहर, फैक्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज अब भरना शुरू हो चुके थे। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के बाद चाइना का मिडिल क्लास भी डेवलप होने लगा था। कुल मिला के डेंग शियाओपिंग ने चाइना की सुस्त पड़ी इकोनॉमी को एक सुपर पावर बनने की तरफ ढकेल दिया था। अब जैसे बच्चे को नर्सरी से केजी डाला जाता है, वैसे ही इन्होंने अपनी अर्बन पॉपुलेशन की जनता को एग्रीकल्चर से हटा के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके गए और उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करी, जिसकी वजह से चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगा। और 2001 में चाइना के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने दरवाजे खोल दिए। अब इससे हुआ ये कि डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करते ही 6 सालों में चाइना की जीडीपी ग्रोथ 12% से भी ज्यादा हो गई और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। और फिर 2008 तक सब कुछ बहुत बढ़िया चला, लेकिन 2008 में आपको पता है क्या हुआ? 2008 में आ गया भैया ग्रेट रिसेशन, जिसकी वजह से जितनी भी मार्केट्स में ये एक्सपोर्ट कर रहे थे उनके पास पैसा ही नहीं बचा। अब पैसा नहीं बचा तो भाई इनके यहां भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि भाई लोगों की नौकरियां जाने लगी और उसी को मेंटेन करने के चक्कर में वो जो डिसीजंस इन्होंने वहां लिए वो आज इनको काट रहे हैं। वो ये कि इन्होंने कहा भैया अब नौकरी तो लोगों को देनी ही पड़ेगी, अब बाहर से काम नहीं मिल रहा है तो एक काम करते हैं, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने भाई दबा के पैसा जो है वो डाल दिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। इन्होंने बड़े बड़े शहर बनाने शुरू कर दिए, बड़े बड़े हाईवेज बनाने शुरू कर दिए। कुल मिला के इन्होंने भाई दबा के कर्जा लिया और दबा के जॉब्स क्रिएट करी उस टाइम पे। और इतना दबा के इन्होंने कर्जा लिया कि जहां 2008 में इनका जीडीपी टू डेट परसेंटेज था 139%, वहां पे 2022 में इनका जीडीपी टू डेट परसेंटेज हो गया 291%, यानी कि इनके ऊपर इनकी जीडीपी से 3 गुना ज्यादा का कर्जा चढ़ गया। और मजे की बात यह है कि ये सारा कर्जा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं चढ़ा, ये इनकी लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर चढ़ा। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे ही सेंटर ने बोला कि भाई साहब आप जो है वो डेवलपमेंट शुरू करिए, तो लोकल गवर्नमेंट ने फंड रेज करने के लिए जमीनें बेचनी शुरू करी बड़े बड़े डेवलपर्स को, जहां पर डेवलपर्स को भाई दबा के जमीनें मिल रही थी और उसके ऊपर वो दबा के इन्वेस्ट करके जो है वो बड़े बड़े शहर बना रहे थे। अब धीरे धीरे देखते ही देखते ये डेवलपमेंट जो है ये ओवर डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो गया। ओवर डेवलपमेंट ऐसे कि भाई साहब इतने घर मकान बन गए, इतने शहर बन गए कि भाई लोग वहां रहने वाले हैं ही नहीं, यानी कि भाई कोई खरीद ही नहीं रहा। सामान बन गया, अब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं जिनको घोस्ट सिटीज कहा जाता है आज की डेट में, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्काईस्क्रेपर्स और पूरे पूरे बने हुए शहर जो है वो खड़े हो गए, लेकिन खरीदार कोई नहीं। और अगर कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको बताऊं कि भाई साहब कितने ही खाली फ्लैट्स होंगे, मतलब 1-2 बिल्डिंग, 10 बिल्डिंग, 1 शहर, 2 शहर। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए पूरी फ्रांस की पॉपुलेशन ये अपनी घोस्ट सिटीज में रख सकते हैं, इनके पास इतने खाली फ्लैट्स हैं। अगर नंबर दूं तो है 65 मिलियन अपार्टमेंट्स। और सिर्फ इन डेवलपर्स ने ही इतना पैसा खर्च नहीं किया, सरकार ने भी भाई उन शहरों तक जाने के लिए बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जहां पे भाई कोई रहता ही नहीं है। इतने कम लोग रहते हैं वहां पे कि फिजिबल ही नहीं है वहां के लिए ट्रेन चलाना या फिर वहां के लिए वो हाईवेज मेंटेन करना।
तो वहां से कमाने की जगह पे उनको मेंटेन करने में ही इतना पैसा खर्च हो रहा है कि सरकार अब कह रही है भाई साहब हाथ जुड़ा लो, और वो भी अबेंडन पड़े हैं। और इसके बाद शुरू हो गया जी कोविड। अब कोविड जो पैदा ही चाइना से हुआ है, दुनिया में हर इकोनॉमी के ऊपर उसका असर पड़ा है, और साथ में चाइना भी इससे अछूता नहीं रहा, चाइना को भी बहुत फर्क पड़ा है। यानी जब डिमांड ही खत्म हो गई तो बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो वैसे ही बंद हो गई, कोविड के बाद भी नहीं खुल पाई। लेकिन ये सब तो बाकी देशों में भी हुआ, लेकिन चाइना क्यों अभी तक इससे उभर नहीं पा रहा है? तो उसका कारण है जीरो कोविड पॉलिसी। और इन अनसर्टेनिटी के अलावा वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू बन के सामने आया है। बेरोजगारी, स्पेसिफिकली माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि इस अनसर्टेन लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से उनके रोजगार में काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। मतलब नो वर्क मींस नो इनकम। और 2023 के एक डेटा के अकॉर्डिंग चाइना में यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट आज तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के 21.3% तक पहुंच चुका है। और इसकी वजह से चाइना में एक और प्रॉब्लम पैदा हो गई है, जो है डिक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड। मतलब बाहर की तो डिमांड जैसी है वैसी है, लेकिन जो इंटरनल डिमांड है वो भी कम होती जा रही है। अब ये डोमेस्टिक डिमांड कम होना लाजमी था। जैसे यूएस से कनाडा और यूरोप यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज ने लॉकडाउन के दौरान अपनी पब्लिक को इतना सपोर्ट किया, उनके अकाउंटों में पैसे डाले, चाइना ने ऐसा नहीं किया। ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई इतना कर्जा उनके ऊपर ऑलरेडी है ही। यानी कि जो चाइना के सिटीजन्स हैं उनको ये समझ में आ गया कि भाई सरकार ने तो कुछ करना नहीं है, इसलिए हमको पैसे सेव करके रखने चाहिए, कल को भाई कोई और चमगादड़ खा लेगा, हमारी और फट जाएगी। मतलब समझ रहे हो ना? तो कुल मिला के ये सेविंग मोड में आ गए हैं, यानी कि ये खर्चा कम से कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड तो गई है पूरी हिल। इसके अलावा एक और पंगा डैंग भैया हमारे 1980 में ले गए थे। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करी, जिसकी वजह से चाइना की पॉपुलेशन में कंट्रोल तो आया, लेकिन आज कंडीशन ऐसी है कि वहां पे जो वर्कर्स हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, और जो नई जनरेशन है वो इतनी ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि भाई साहब वन चाइल्ड पॉलिसी थी। अब वन चाइल्ड पॉलिसी थी तो एक ही बच्चा पैदा हुआ, एक ही बच्चा पैदा हुआ तो आप खुद समझ लीजिए कि भाई लड़का एक है, माँ बाप दो हो गए बूढ़े, तो यानी कि दुगने जो हैं वो लोग बूढ़े हैं, और जो पहला बंदा है जिसने काम करना है, जो जिसने वर्कफोर्स में जाना है, वो बेचारा एक ही है, नो सपोर्ट। और इसी वजह से आगे इनकी पॉपुलेशन जवान होती हुई दिख भी नहीं रही। अब वजह यह है कि भाई जो एक लड़का इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी से पैदा किया था, उसके ऊपर बूढ़े माँ बाप दोनों का जो है वो बोझ पड़ा हुआ है। साथ में भाई अब अगर ये शादी करेगा तो बच्चा पैदा करेगा। वन चाइल्ड पॉलिसी की इनको ऐसी आदत होगी कि भाई मेरे माँ बाप का तो मेरे ऊपर बोझ है ही, अब अगर मेरे एक दो भाई बहन और होते तो हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोड, लेकिन अब तो सारा जो है वो एक ही बंदे के ऊपर है। इसी वजह से ये आगे भी दो बच्चे करने से डर रहे हैं। आधे लोग तो कर ही नहीं रहे हैं, कह रहे भाई साहब पैसा ही नहीं है, माँ बाप को देख लें पहले, और जो कर रहे हैं वो भी सिर्फ एक कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो इतनी आसानी से सॉल्व होती नहीं नजर आ रही है, और चाइना ने ये वन चाइल्ड पॉलिसी वैसे भी हटा दी है, और हो सकता है आगे ये इंसेंटिवाइज भी करें 2 बच्चे पैदा करना या 3 बच्चे पैदा करना। अब ये सारी बसड़ जो चल रही है चाइना के अंदर वो तो चल रही है, लेकिन अब हमको ये भी समझना है कि इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट है, भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आओ देखें। तो कुल मिला के कहा तो ये जा रहा है कि चाइना की जो भी सिचुएशन है इसकी वजह से इंडिया को फायदा हो सकता है, लेकिन ये इंडिया पे भी डिपेंड करता है। वो मैं बताऊंगा कैसे। पहले ये समझ लो कि हमारे लिए फायदेमंद कैसे है। तो कहानी है कि भाई साहब जब से कोविड हुआ है तब से सारे वेस्टर्न कंट्रीज या फिर जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो चाइना से थोड़ा घबरा सा गए हैं। उसके बाद ये काफी बुलिश हो गए हैं, मतलब कहीं कभी मैं इस देश पे कब्जा कर लूंगा, कभी मैं कुछ कर दूंगा, कभी मैं कुछ कर दूंगा। तो ये पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है इनकी कंट्री में भी चल रहा है, पड़ोसियों से भी चल रहा है। तो चाइना की जो इस समय पे इमेज है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, और कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट करती है पैसा तो वो एक स्टेबल कंट्री में करना चाहती है। अब हमारी कंट्री जो है वो पिछले 5, 10, 15 सालों से काफी एक स्टेबल कंट्री मानी जा रही है, लेकिन कहानी ये है कि भाई हमारी जो पॉलिसीज है ना अभी भी जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमको एक बैटल लड़ना पड़ेगा। मतलब होने को तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन इंडिया है, यानी कि अगर कंपनीज जो है वो चाइना से मुंह मोड़ना चाहती हैं और कहीं और जाके स्टैब्लिश होना चाहती हैं, अपने ऑपरेशंस कहीं और लगाना चाहती हैं, तो उसके लिए इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हमारे कंपटीशन में एक अच्छा ऑप्शन और है, वो है वियतनाम। अब वियतनाम जो है ना वो
इंडिया से बहुत ज्यादा वेज में बहुत बेटर है। मैं बताता हूं कैसे। अब रिसेंटली ये न्यूज आई थी कि जो फॉक्सकॉन की इन्वेस्टमेंट थी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वो बैकआउट कर गई है, यानी कि फॉक्सकॉन बैकआउट कर गई है और वो सोच रहे हैं भाई अब हम जाते हैं कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है वो वियतनाम में इन्वेस्ट कर दें। और किस वजह से? अब इसके लिए उन्होंने दो रीजन दिए। पहला रीजन तो दिया है कि भाई जिस कंपनी के साथ ये कोलैबोरेशन में जो भी सेमीकंडक्टर बनाने वाले थे उसके इनको बैलेंस शीट को इतनी स्ट्रांग नहीं दिखी, इनको समझ नहीं आया। और दूसरी जो चीज है वो है भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब इनके हिसाब से ये सरकारी पॉलिसीज और सरकारी जो कागज पत्तर और दुनिया भर की चीज करनी पड़ रही है, इससे भाई फ्रस्ट्रेट होकर ही वो चले गए। जवाब ही नहीं आता था उनको सरकार से, मतलब सरकार बिल्कुल, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट जहां पे स्टैब्लिशमेंट होनी थी वो अनरिस्पॉन्सिव सॉर्ट ऑफ। तो भाई कहां से बाहर से आएगा? और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी ये, करीब 19 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी जो कि हमारे हाथ से चली गई है। तो फायदा तो होना चाहिए हमें, लेकिन अगर हम खुद चाहें तो अभी ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको अगर अच्छा लगा हो, हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो इस चुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना इस चैनल को, ताकि यूट्यूब मैया हमको आपके जैसे अच्छे व्यूअर्स देते रहे और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।